हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपी पीएससी आरओ एआरओ के लिए इंडियन पॉलिटी के प्रैक्टिस सेट का आज हमारा पार्ट नंबर 6 है। 5 पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर दीजिए। यानी लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं और उन कुल सदस्यों में से लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं और राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं वो हमें बताना है। ऑप्शन है ए, लोकसभा से 11, राज्यसभा से 5 और कुल 16 सदस्य। ऑप्शन बी, लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7 और कुल 22 सदस्य। ऑप्शन सी, लोकसभा से 10, राज्यसभा से 5 और कुल 15 सदस्य। और ऑप्शन डी, लोकसभा से 17, राज्यसभा से 10 और कुल 27 सदस्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7 और कुल 22 सदस्य। जो लोक लेखा समिति होती है उसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। इन 22 सदस्यों में से 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2G स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति में शामिल है। यानी 2G स्पेक्ट्रम जो मुद्दा था उसकी जांच करने के लिए जो संयुक्त संसदीय समिति बनाई गई थी उसमें कुल कितने सदस्य शामिल थे और उसमें लोकसभा और राज्यसभा से कितने थे। ऑप्शन है ए, दोनों सदनों से प्रत्येक के 15 सदस्य। ऑप्शन बी, 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से। ऑप्शन सी, 18 सदस्य लोकसभा से और 12 सदस्य राज्यसभा से। ऑप्शन डी, 16 सदस्य लोकसभा से और 14 सदस्य राज्यसभा से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से। जो 2G स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति बनाई गई थी उसमें कुल 30 सदस्य थे, जिसमें से 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक गलत सुमेलित है और हमें वही बताना है। ऑप्शन ए है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में अधिनियमित हुआ था, यानी 1955 में इसे लागू किया गया था, तो ये हमारा बिल्कुल सही सुमेलित है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, इसे 1956 में लागू किया गया था, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन सी है, 73वां संविधान संशोधन, शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण, तो ये गलत सुमेलित है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में जो स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण ये प्रावधान किया गया था 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, ना कि 73वें के द्वारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमें गलत ही बताना था और ये गलत सुमेलित है। और ऑप्शन डी है, सती निरोध अधिनियम, ये अधिनियम लागू हुआ था 1987 में, तो ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था। ऑप्शन है ए, 1952, ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन सी 1871 और ऑप्शन डी 1911। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1871। जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट है वो सबसे पहले 1871 में अधिनियमित हुआ था और ये उस समय उत्तर भारत के लगभग अधिकांश क्षेत्र पर लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट अधिनियमित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। जो सूचना का अधिकार अधिनियम संसद ने पारित किया था उसे भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी। ऑप्शन है ए, 15 मई 2005 को, ऑप्शन बी 5 जून 2005 को, ऑप्शन सी 15 जून 2005 को और ऑप्शन डी 12 अक्टूबर 2005 को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15 जून 2005 को। सूचना का अधिकार अधिनियम जो कि संसद के द्वारा पारित किया गया था, इसे भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति 15 जून 2005 को प्राप्त हुई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक डिसीजन में सूचना के अधिकार को आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए के तहत, क्लोज 1 सब क्लोज ए यानी सब क्लोज कै के तहत जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है उसमें सूचना के अधिकार को भी निहित माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ है अधिनियम और दूसरी तरफ है वर्ष। किस अधिनियम का गठन किस वर्ष में किया गया था,
इनमें से 3 सही सुमेलित हैं और एक गलत है और हमें गलत ही बताना है। ऑप्शन ए है राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम। तो ये अधिनियम अधिनियमित किया गया था 1907 में, ना कि 1908 में। यानी राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम इसे अधिनियमित किया गया था 1907 में, ना कि 1908 में। तो ये हमारा गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी है विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, ये 1908 में आया था, तो ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन सी है भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम, ये भी 1908 में आया था, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। और ऑप्शन डी है समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम, ये भी 1908 में आया था, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। यानी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे लिखकर अपना पद त्याग सकता है। ऑप्शन है ए मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री को और ऑप्शन डी विधि मंत्री को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को संबोधित करके, राष्ट्रपति को अपने पत्र का संबोधन करके अपना पद त्याग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन है ए राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त वेतन आयोग के द्वारा, ऑप्शन बी विधि आयोग के द्वारा, ऑप्शन सी संसद के द्वारा और ऑप्शन डी मंत्री परिषद के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी संसद के द्वारा। जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन होता है उसका निर्धारण संसद विधि के द्वारा कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। यानी अगर सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाता है तो वो वकालत कर सकता है। ऑप्शन है ए केवल सर्वोच्च न्यायालय में, ऑप्शन बी केवल उच्च न्यायालय में, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में और ऑप्शन डी किसी भी न्यायालय में नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी किसी भी न्यायालय में नहीं। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में या फिर उस उच्च न्यायालय में जिसमें वो स्थायी न्यायाधीश नहीं रहे हैं उसमें वकालत कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वकालत नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। ऑप्शन है ए अपनी पहल पर, ऑप्शन बी तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है, ऑप्शन सी तभी जब मामला नागरिकों के मूलभूत अधिकारों से संबंधित हो और ऑप्शन डी तभी जब मामला देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करता हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। यानी जब राष्ट्रपति ऐसे परामर्श के लिए सुप्रीम कोर्ट से कहता है तभी वह अपनी परामर्श यानी अपनी सलाह राष्ट्रपति को देता है, और ये राष्ट्रपति को जो सुप्रीम कोर्ट सलाह देता है वो देता है आर्टिकल 143 के तहत, यानी आर्टिकल 143 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकहितवाद यानी मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश है। लोकहितवाद यानी जो PIL है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इस संकल्पना का उद्गम किस देश में हुआ है। ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी USA और ऑप्शन डी UK। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी USA यानी अमेरिका। लोकहितवाद यानी PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की जो संकल्पना है उसका उद्गम अमेरिका से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ऑप्शन है ए केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष और ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी भारत के राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है आर्टिकल 155 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ राज्यपाल से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन है ए वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है आर्टिकल 155 के तहत। ऑप्शन बी है
वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। कोई राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। ऑप्शन सी है वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है, ये भी कथन सही है। सामान्यतः राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, लेकिन वह लगभग यानी सामान्यतः 5 वर्ष तक ही अपने पद पर रहता है। और ऑप्शन डी है यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पद अवधि के पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है और उसे राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। राज्य व्यवस्थापिका की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है और हमें गलत ही बताना था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं, यानी राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ऑप्शन है ए अनुच्छेद 123, ऑप्शन बी अनुच्छेद 213, ऑप्शन सी अनुच्छेद 220 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 219। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 213। जो राज्यपाल हैं वो विधानमंडल के अवकाश के दौरान अनुच्छेद 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जबकि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं वो करते हैं अनुच्छेद 223 के तहत। सॉरी 123 के तहत। राष्ट्रपति जो अनुच्छेद जारी करते हैं वो करते हैं आर्टिकल 123 के तहत, और राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं वो करते हैं अनुच्छेद 213 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलती है। ऑप्शन है ए 168, ऑप्शन बी 169, ऑप्शन सी 170 और ऑप्शन डी 171। ये संविधान के आर्टिकल हैं, यानी विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव करने की इजाज़त जो मिलती है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 169 के तहत। यदि किसी राज्य की विधानसभा अपनी विधानसभा के कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत के माध्यम से ये प्रस्ताव पारित कर देती है तो संसद उस राज्य के लिए विधान परिषद का गठन कर सकती है आर्टिकल 169 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है। ऑप्शन है ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी विधानसभा और ऑप्शन डी विधान परिषद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी विधान परिषद। जो विधान परिषद है उसे आर्टिकल 169 के तहत समाप्त भी किया जा सकता है, लेकिन उसे भंग नहीं किया जा सकता। यानी विधान परिषद का सृजन और समापन आर्टिकल 169 के तहत किया जाता है। विधान परिषद ही ऐसा सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। ऑप्शन है ए 40 और 400, ऑप्शन बी 50 और 450, ऑप्शन सी 50 और 500 और ऑप्शन डी 60 और 500। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 60 और 500। संविधान के आर्टिकल 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 और अधिकतम संख्या 500 हो सकती है, लेकिन कुछ राज्य इसका अपवाद भी हैं, जैसे कि गोवा, सिक्किम, ये राज्य इसका अपवाद भी हैं। उनमें 60 से कम संख्या भी पाई जाती है। जो उनके विधानसभा सदस्यों की संख्या है वो 60 से कम है, लेकिन आर्टिकल 170 के तहत जो न्यूनतम सदस्य संख्या होनी चाहिए वो होनी चाहिए 60 और अधिकतम 500। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम यानी गणपूर्ति क्या है। ऑप्शन है ए 30 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी कम हो, ऑप्शन बी सदन की कुल सदस्यता का आधा हिस्सा, ऑप्शन सी सदन की कुल सदस्यता का 1/4 हिस्सा और ऑप्शन डी 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम यानी गणपूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है।
यानी राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना कौन कर सकता है? ऑप्शन है ए किसी राज्य का विधानमंडल, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए किसी राज्य का विधानमंडल। राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना किसी राज्य का विधानमंडल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो कि विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? यानी विधान परिषद एक साधारण विधेयक को जो कि धन विधेयक के अतिरिक्त कोई और विधेयक होता है उसे कितने महीने तक रोक कर रख सकती है? ऑप्शन है ए 1 माह से अधिक तक नहीं, ऑप्शन बी 2 माह से अधिक तक नहीं, ऑप्शन सी 3 माह से अधिक तक नहीं और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3 माह से अधिक तक नहीं। कोई भी विधेयक जो कि धन विधेयक के अलावा है जिसे विधानसभा ने पहली बार पारित कर दिया हो उसे विधान परिषद अधिकतम 3 महीने तक रोककर रख सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है? यहाँ उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन है ए द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। जो द्वितीय अपील होती है वो उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में आती है। ऑप्शन बी है उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करता है, तो ये कथन गलत है। अभी बताया है उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ना कि राज्यपाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमें गलत ही बताना था। और ऑप्शन डी है उच्च न्यायालय लोकहितवाद से संबंधित आवेदन स्वीकार कर सकता है, तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ से दी जाती है? ऑप्शन है ए भारत की संचित निधि से, ऑप्शन बी राज्य की संचित निधि से जहां उसने अंतिम सेवा की, ऑप्शन सी विभिन्न राज्यों की संचित निधि से जहां जहां उसने सेवा की, और ऑप्शन डी भारत की आकस्मिक निधि से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत की संचित निधि से। जो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं उन्हें पेंशन दी जाती है भारत की संचित निधि से, जबकि उनके वेतन भत्ते दिए जाते हैं राज्य की संचित निधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं, यानी भारत में केंद्र राज्य संबंध किन प्रावधानों पर निर्भर करते हैं? यहाँ 4 कथन दिए गए हैं, कूट की सहायता से मैं बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। नंबर 1 है संवैधानिक प्रावधानों पर, तो ये बिल्कुल सही है। नंबर 2 है परंपराओं तथा व्यवहारों पर, यह भी बिल्कुल सही है। नंबर 3 है न्यायिक व्याख्याओं पर, यह भी बिल्कुल सही है। और नंबर 4 है बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर, यह भी बिल्कुल सही है। यानी भारत में जो केंद्र राज्य संबंध है वो संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं और व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर, इन सभी पर निर्भर करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी चारों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? ऑप्शन है भाग 10 में, ऑप्शन बी भाग 11 में, ऑप्शन सी भाग 12 में और ऑप्शन डी भाग 13 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भाग 11 में। भारतीय संविधान के भाग 11 में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं, यानी केंद्र और राज्य के संबंध में जो प्रावधान किए गए हैं वो किए गए हैं भारतीय संविधान के भाग 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लिखित हैं। ऑप्शन है ए संघ सूची में, ऑप्शन बी राज्य सूची में, ऑप्शन सी समवर्ती सूची में और ऑप्शन डी अवशिष्ट सूची में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची में। वे विषय जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं वे समवर्ती सूची में उल्लिखित हैं, लेकिन अगर दोनों के कानूनों में टकराव उत्पन्न होता है तो केंद्र का कानून ही मान्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो प्रवृत्त रहेगा। ऑप्शन है ए 6 माह से अधिक नहीं, ऑप्शन बी 2 वर्ष से अधिक नहीं, ऑप्शन सी 1 वर्ष से अधिक नहीं और ऑप्शन डी असीमित काल तक।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 वर्ष से अधिक नहीं। यानी आर्टिकल 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत के द्वारा ये संकल्प पारित कर देती है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है और ऐसा कानून 1 वर्ष तक लागू रहता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ऐसा कानून 1 वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं रहेगा, सिर्फ 1 वर्ष तक ही लागू रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? ऑप्शन है ए, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के मध्य। ऑप्शन बी, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य। ऑप्शन सी, केंद्र और राज्यों के मध्य। और ऑप्शन डी, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के मध्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्र तथा राज्यों के मध्य। जो सरकारिया आयोग का गठन किया गया था वो किया गया था केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए सिफारिशें देने हेतु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।